नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी फिर से बनती हुई नजर आई है। कल की 3% की बढ़त के बाद आज पॉजिटिव क्यूज के साथ कारोबार। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, यहां पर भी तेजी बरकरार है। 8 महीने के हाईज पर सोने और चांदी में कारोबार। दालों पर भी एक चर्चा करेंगे, जहां पर बुआई का इलाका बेहतर होता हुआ नजर आया है। और यहां पर सर्दियों के मौसम में ऐसा यूजुअली देखा जाता है कि दालें सस्ती होती हैं, क्योंकि ज्यादातर ध्यान यहां पर वेजिटेबल्स पे होता है। लेकिन यहां पर भी आगे क्या क्यूज हैं, कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, रादर प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। हमारे साथ जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन कोलिन शाह भी हैं। और ब्रेक के बाद पूरा ध्यान यहां पर डालेंगे दालों में, जहां पर हमारे साथ होंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन विमल कोठारी एंड उनके डायरेक्टर प्रवीण डोंगरे। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर भावों में लगातार तेजी देखने को मिली है। अनुज, सबसे पहले तो प्राइस व्यू ही लेना चाहेंगे। यहां से अब इन्फ्लेशन का डेटा आना है यूएस का, फेड मीटिंग के की भी इंतजार लोगों को है। उसके पहले बाद नियर टर्म में क्या रेंजेस हैं? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से हमने कल एक रिवर्सल क्रूड में आता हुआ देखा है, ऑलमोस्ट 5800 के आसपास से क्रूड के प्राइस रिकवर हुए हैं और डॉलर टर्म्स में करीबन 75 के लेवल से हमने एक बाउंस बैक आता हुआ देखा है। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग हमने क्रूड में आती हुई देखी है। साथ में देखें तो यूएस की कुछ पाइपलाइंस हैं जो शट होती हुई दिखाई दी हैं मेंटेनेंस के चलते, तो उसकी वजह से हमने एक सप्लाई क्रंच की वजह से भावों में तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि क्रूड के प्राइसेस अभी अगर हम देखें तो मोमेंटम एक अपसाइड मोमेंटम में है। साथ में देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे फेड की मीटिंग है 2 दिन, तो यहाँ पर भी थोड़ा मार्केट अनसर्टेन रहेगा। मगर हमें लगता है कि लोअर लेवल पर एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो रिकवरी हमें लगता है कि एक कमोडिटी मार्केट में आने वाले 1 या 2 दिन में कंटिन्यू रहेगी। वहीं अगर हम देखें तो क्रूड के प्राइसेस भी हमें लगते हैं कि ऊपर में एक बार अगेन $80 से लेकर $81 तक के लेवल दिखा सकता है। और करीबन ऊपर में अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 6,300 से लेकर 6,400 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। हम्म आप अनुज, अगर सोने और चांदी में से चूज करना हो तो एज ऑफ नाउ ज्यादातर लोगों का ध्यान चांदी में ही है। और काफी सारी जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स हैं वो $16 की भी नीचे में बात कर रहे हैं और $36 के ऊपर में चांदी के बारे में बात की जा रही है अगले साल के लिए। आपका क्या ध्यान है? देखिए मनीषा जी, मुझे लगता है कि बुलियन साइड में जाएं तो हमने जो रिकवरी पिछले 1 महीने में आती हुई देखी है और जिस तरीके से यूएस के डेटा और डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो एक सिनेरियो था वो चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड के प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट $1,800 के आसपास, गोल्ड के प्राइस $1,800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर के प्राइस भी ऑलमोस्ट $23 के आसपास मूव करते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से एक इंडस्ट्रियल डिमांड का आउटलुक यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि अगर हम देखें तो चांदी की डिमांड जो है वो अगले साल बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो उससे काफी हद तक हमें लगता है कि चांदी आगे आने वाले साल में आउट परफॉर्म कर सकती है। हमारा मानना है कि जल्दी ही आपको चांदी के प्राइस $25 से लेकर $26 तक के बीच आते हुए दिखाई देंगे। एमसीएक्स में हमने काफी अच्छी रिकवरी यहाँ पर आते हुए देखी, 68,000 के आसपास चांदी के प्राइस अब आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यू है कि आने वाला जो साल रहेगा वो इंडस्ट्रियल मेटल के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल मेटल में डिमांड बढ़ी है, तो चांदी के अंदर भी हमें लगता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि फेडरल बैंक का जो डिसीजन है इंटरेस्ट रेट को लेके वो जरूर नजर में रहेगा, मगर उसके बावजूद भी हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से डेटा हमने इकोनॉमी के देखे हैं, चाहे वो यूरो जोन से हो, चाहे वो जीबी पाउंड से हो, चाहे आपकी यूएस से हो, सभी से एक अच्छे डेटा आते हुए दिखाई दिए। तो इंडस्ट्रियल डिमांड मेटल्स की बढ़ सकती है, तो उसमें चांदी मुझे लगता है कि आने वाले साल में आउट परफॉर्म करेगा। और हो सकता है कि जो अभी इसने हाई बनाया था लेटेस्ट $29 का, वो भी यहाँ पर ब्रेक करता हुआ दिखाई दे। और अगर $29 चांदी ब्रेक करता है तो फिर आपको 32 से लेकर $35 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, यानी कि चार्ट्स पे माफ कीजिए, चांदी भी यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है। इस क्वार्टर की अगर बात करें तो चांदी के भावों में अब तक हम यहाँ पर 23% का इजाफा देख चुके हैं। और वो चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे है, जहां पर एक साल में करीबन 11% की तेजी के साथ कारोबार। लेकिन एक और नंबर जो काफी बेहतर नजर आता है वो है एक्सपोर्ट्स का डेटा। कॉलिन शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉलिन, नमस्कार। नवंबर का जो एक्सपोर्ट डेटा है वो तो स्ट्रांग है ही पिछले साल के कंपैरिजन में, और अप्रैल और नवंबर के जो एक्सपोर्ट आए हैं जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के, वो भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। कहां से ये मांग आती हुई देख रहे हैं आप? सी यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट रहा है हम्म। और रहेगा शायद अगले 3-5 साल के लिए। सो डिमांड वहां से थोड़ी जो डिप हो गई थी समर टाइम में, वो वापस रिकवरी के और चल रहा है। सो वी एक्सपेक्ट जो क्रिसमस होगा ये साल, जो पहले 2-3 महीने पहले लग रहा था कि थोड़ा वीक जाएगा और लास्ट ईयर के मुकाबले शायद नहीं रहेगा, वो नंबर्स अब थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स $26 बिलियन हुआ है और वो 1.29% का ग्रोथ है। उसमें डायमंड 15 बिलियन हुआ है, जो 5% डिक्लाइन है। और वो जो डिक्लाइन है वो मेन कारण है चाइना।
जहाँ पे बहुत सारे लॉकडाउन के कारण डिमांड थोड़ी सॉफ्ट रही है। अच्छे न्यूज अब आगे बढ़ के क्या है कि चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, वहां पे जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उस पे थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया है। सो लॉकडाउन नहीं होंगे अभी जैसे फ्रीक्वेंटली हुए थे लास्ट 3-6 महीने में। और ट्रेड का ये उम्मीद है कि चाइनीज न्यू ईयर तक डायमंड में भी अच्छा खासा रिकवरी आ जाएगा। सो अभी तो ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी लैब ग्रोन 50% ग्रोथ एक्सपेक्टेड था और एकदम बैंग ऑन टारगेट है। सो ऑल इन ऑल इंडस्ट्री जो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था 2-3 महीने पहले, वो रिकवरी के और चल रहा है। ओके कोलिन, डोमेस्टिक डिमांड फिलहाल यहाँ पर कैसी नजर आती है? क्योंकि हमें धनतेरस और दिवाली के नंबर्स तो पता है जो काफी स्ट्रांग थे, उसके बाद जो हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी, क्या वहां पर कंसोलिडेशन और बिल्डअप देखने को मिला? हाँ देखो, दिवाली के बाद हमेशा थोड़ा स्लो डाउन होता है बिकॉज कस्टमर जस्ट दिवाली मूड से रिकवर हो रहा है कि वॉट एवर हम कैसे भी एनालाइज करें उसे। बट रिटेल सेल इतना भी सॉफ्ट नहीं है जितना उम्मीद थी। बट कैसे हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए हमेशा दिवाली के लिए थोड़ा और बाइंग हो जाता है, स्टॉक अप थोड़ा और लेवल बढ़ जाता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर एंड तक रिकवरी वापस शुरुआत हो जाएगी। और बजट के रन अप तक सीजन, वेडिंग सीजन जो स्पेशली है, वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। आपने यहाँ पर बजट की बात की ही है और एक बहुत ही डिवाइडेड स्ट्रीट है इसके लिए कॉलिन। कुछ लोगों को लगता है कि सोने में अब कुछ आने वाला नहीं है, कि जो जो बड़ी अनाउंसमेंट्स थी सरकार यहाँ पर कर चुकी है। आपको कैसा लगता है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही है इंडस्ट्री इस बार के बजट से? इंडस्ट्री की कुछ मांगे हैं और उम्मीद करते हैं कि जीएसटी और टैक्स कलेक्शन जिस हिसाब से चल रहा है लास्ट 1 साल में, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड गवर्नमेंट के पास आई वुड से थोड़ा फिस्कल रूम है करने के लिए। तो हमारी जो उम्मीद है वो ऐसे, हम बहुत सारी मांगे नहीं है इंडस्ट्री की, 3-4 मांगे ही है। एक है, हम उम्मीद करते हैं कि जो आज लैब ग्रोन की जो सीड होती है वो हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो टेक अभी भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बन नहीं रहा है। तो उसकी जो ड्यूटी है वो अबॉलिश की जाए। इससे क्या है, लैब ग्रोन इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल जाएगा। और ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे हिंदुस्तान कैन बी द ग्लोबल लीडर। तो ये एक उम्मीद है। दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा उम्मीद है कि आज इंडिया हैज अगेन, जितनी ज्वेलरी फैक्ट्रीज है आज हमारे देश में, सो वी कैन बी रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज जितनी भी ज्वेलरी, आज किसी को भी कोई ब्रांडेड नेकलेस है, ब्रेसलेट है, कुछ भी अगर दुनिया में किधर भी रिपेयर करना है तो वो हिंदुस्तान भेज सकता है कोई भी फैक्ट्री को। और ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है एक्सपोर्ट्स के लिए, क्योंकि टेक ट्रांसफर भी होगा और हमारी जो फैक्ट्रीज है वो और ग्लोबल इकोसिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि रिपेयर कैपिटल ऑफ इंडिया वर्ल्ड के लिए एक रिपेयर पॉलिसी आए। दूसरे, हमारे जो स्पेशल नोटिफाइड जोन्स है जो 4-5 साल से कायम हो गए हैं, मुंबई में है, सूरत में है, वहां पे एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अगर आ सके तो जो माइनर्स आज ऑक्शन के लिए और व्यूइंग के लिए जो माल भेजते हैं वो वापस माइनिंग कंट्री जाने के बगैर इंडिया में डायरेक्टली हमारे मैन्युफैक्चरर्स को बेच सके। इसमें भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, कोई नुकसान तो है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी अगर गवर्नमेंट कर सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे क्या एक आज बहुत बड़ी एक चेंज आई वुड से हमारी इंडस्ट्री में आ रही है, जहाँ पे आज माइनर है अफ्रीका में के रशिया में, उनकी एक मांग है कि डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग उनके देश में हो। और अगर ये बहुत बड़ी तरह से अगर चालू हो गया तो हमारे जो जॉब्स है सूरत में उसमें इम्पैक्ट आ सकते हैं। सो क्रिएट की एक मांग है कि डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस वापस इंट्रोड्यूस किया जाए, कि लास्ट 3 साल का लगभग 5% पॉलिश डायमंड वो इंपोर्ट कर सके और मुंबई और सूरत से ही अपना धंधा अच्छी तरह से चला सके। तो ये 4 मांगे हैं। और 2 जो हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स है वो है ई कॉमर्स पॉलिसी। वापस लास्ट ईयर भी मांग थी, आया बजट में, मगर जिस तरह से आया हम लोग वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सिंप्लीफाइड वर्जन में आ जाए। और देश बिल है हमारे एसईजेड्स के लिए, 250 एसईजेड लगभग बंद है, 500 एसईजेड है देश में। तो देश बिल अगर ट्रू फॉर्म में आ सके एंड कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सेटलमेंट पे अगर आ सके तो ये हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है। सो ऑल इन ऑल वी आर नॉट आस्किंग ड्यूटी रिडक्शन कैसा कुछ भी मैंने वो चेंज देखा इस बार कॉलिन की। हाँ, वो जो 2 पेज की लंबी डिमांड आती थी बजट फाइनेंस मिनिस्टर से, वो इस बार नहीं है। बहुत ही पॉइंटेड आपने 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं एंड वी आर होपिंग कि फाइनेंस मिनिस्टर उन्हें सुने और यहाँ पर क्लियर भी करें।
बहुत शुक्रिया कॉलिन, साथ जुड़ने के लिए। डिमांड बजट एक्सपेक्टेशंस पे यहाँ पर बात भी करने के लिए इजाजत लेना चाहेंगे और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो एक ध्यान यहाँ पर डालेंगे पल्सेस की तरफ और बाकी एग्री कमोडिटीज पर भी होगी हमारी नजर। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कि कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ में छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे 2 सवाल है इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है, जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच और ससुर साहब और उनकी बहुरानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है,
तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी। इन 3 अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी ये है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ कैश कराई, चुपचाप करा, बताया नहीं, और उसकी बैंक में एफडी कर दी। नमस्कार, हमारे साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी हैं। और बिमल जी, स्टूडियोज में आने के लिए बहुत शुक्रिया। और दालों में काफी कुछ बातें अब यहाँ पर हो रही हैं। बुआई का इलाका देखें तो वही यहाँ पर काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है। सबसे पहले तो उसी पर बात करेंगे। जी हाँ, मनीषा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दालों की बुआई इस बार भी अच्छी, जो अभी तक हमें समाचार मिल रहे हैं, दालों की बुआई अच्छी हो रही है। चने से थोड़ा डाइवर्ट होकर मसूर में जा रहा है, जो एक रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि चने की हमारे यहाँ इस बार अच्छा उत्पादन रहा है। और उसकी वजह से जबकि सरकार ने 26 लाख टन चना प्रोक्योरमेंट भी किया था, फिर भी चना एमएसपी के ऊपर नहीं जा सका। तो हमारे यहाँ थोड़ी ज़रूरत भी थी कि ये थोड़ा डाइवर्सन हो, और ये डाइवर्सन मसूर की तरफ हुआ है, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हम सालाने 7 से 8 लाख टन मसूर इंपोर्ट कर रहे हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। सरकार ने इस बार 5 रुपया किलो मसूर की एमएसपी को बढ़ाया भी है, तो जिससे किसानों को एक एनकरेजमेंट भी मिला, एक उनको मदद भी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इस बार जो लग रहा है कि मसूर की खेती अच्छी हो रही है। अगर हार्वेस्ट के टाइम में कोई इशू नहीं हो, कोई ऐसी घटना न घटे वेदर की, मौसम की तरफ से, तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ इस बार मसूर का अच्छा उत्पादन होगा। और इम्पोर्ट पे ज़रूर उस पर थोड़ी लगाम भी लगेगी। तो जो सरकार की जो आत्मनिर्भरता की पॉलिसी है, आई थिंक हम दालों के उत्पादन में लगभग हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारे यहाँ दालों का जो कंजम्पशन है, अभी भी जितना कंजम्पशन होना चाहिए हमारी जो जनसंख्या के हिसाब से, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अभी तक हमारा कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो लेकिन जैसे जैसे हमारे जीडीपी बढ़ रही है, जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो हम भी एसोसिएशन की तरफ से हम भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार दालों को पीडीएस में देवे, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशनल की एक मेजर हमारा यहाँ एक इशू है, जो हमें इसको स्वीकार करना होगा कि, और हमें एड्रेस भी करना है। स्वीकार करने की बात नहीं, हमें उस इशू को एड्रेस भी करना है। और आपको बता दूं कि हमारी कॉन्क्लेव हो रही है आईपीजीए की, जो 16 से 18 फरवरी में है। हम उसमें इस एजेंडा को बहुत एग्रेसिवली इसको हम एड्रेस करने जा रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन को। क्योंकि अभी जो प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन सेक्टर है, जो इसका एक नया एक एमर्ज हो रहा है, और ये इसमें बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की उम्मीद है। और उससे क्या है कि सिर्फ न्यूट्रिशन तो उससे बहुत उस इशू को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा जो सस्टेनेबिलिटी है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उस पर भी जो अल्टरनेट मीट की हम बात कर रहे हैं, उस पर उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसमें दालों का बहुत बड़ा रोल है, इसमें वैल्यू एडिशन है, बहुत सारी चीजें। और जैसे आप कह रहे हैं कि फेब में इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा बात भी होगी, लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पिछले हम कुछ पढ़ रहे थे कि मोजाम्बिक, तंजानिया से जो इंपोर्ट्स होते हैं, वहां पर पेमेंट को लेकर बैंक्स की तरफ से कुछ कंसर्न्स हैं। क्या बहुत बड़ा मुद्दा है, या फिर आपको लगता है अभी तक ये मुद्दा उससे पहले म्यांमार के साथ हुआ था, सरकार ने इस पर इंटरवेन किया। हमने कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को हमने अप्रोच किया, उन्होंने तुरंत इंटरवेन किया, और अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है। आज के दिन मोजाम्बिक और तंजानिया, ऐसा अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है कि इंपोर्ट पे उसी की वजह से कोई लगाम लग रही है। तो तीसरी बात मैं जानना चाहती हूँ प्राइसेस को लेके, क्योंकि पिछला एक साल माना ये जा रहा था कि शायद दालों का हम जो सोइंग है कम देखें, क्योंकि भाव बहुत ज्यादा चढ़ते हुए नजर नहीं आए। एक आध दालों में कंसर्न्स थी, लेकिन बाकी दालें कम ही रही हैं। उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर बुआई आते हुए देखी है। प्राइसेस व्यू अब आगे जाके क्या है? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, इस तुअर में थोड़ा कंसर्न जरूर है हमारे उत्पादन में, लेकिन म्यांमार में इस बार अच्छी क्रॉप है, 3-3.5 लाख टन की क्रॉप की आशंका है, ऐसा एक उम्मीद है। और फिर हालांकि उसके बाद हमें हमारे उत्पादन पे डिपेंड करना होगा, क्योंकि अफ्रीका की जो नई क्रॉप है वो अगस्त में शुरू होगी। अफ्रीका से भी सालाना 6 से 7 लाख टन इंपोर्ट होने लगा है, तो थोड़ा बहुत तुअर में कंसर्न रहेगा। बाकी दालों में मुझे नहीं लगता है कि कोई चिंता करने की, प्राइस, जहाँ तक प्राइस का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे।
प्राइस स्टेबल रहेंगे। सरकार भी चाहती है कि प्राइस एमएसपी के लेवल पर रहे, और मैं यही सोचता हूँ प्राइस एमएसपी से 10% नीचे ऊपर इसी में चलता रहेगा। ऑलराइट, एक्चुअली दालों का एक सेक्टर है जहां पर हमने पिछले एक साल में कोई बहुत बड़ी न्यूज आते हुए नहीं देखी प्राइसेस को लेकर। मैं आपको बताता हूँ, दालों का इन्फ्लेशन में बहुत मामूली कंट्रीब्यूशन रहा है। वेरी आई थिंक वो रिपोर्ट कार्ड में सरकार की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा टिक मार्क मिला होगा शायद इस साल में। हम आपको बता दूं, हम कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हम लगातार उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और हमने सरकार से कहा हम आपके साथ मिलकर इस पे काम करना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम बहुत पॉजिटिवली इसमें काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि दाम स्टेबल रहे, इससे ट्रेड को भी फायदा है। इसमें ये नहीं कि ये क्योंकि बहुत ज्यादा जो उतार चढ़ाव होता है उससे ट्रेड को भी बहुत नुकसान होता है, और फिर सरकार फिर नए मेजर्स लेके आती है, और फिर नए मेजर्स लेती है। तो हम भी ऐसा नहीं चाहते जो आप भुगत चुके हैं। ऑलराइट, ब्रेक से जाने से ऑलराइट, अमित शाह जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, सीधा आपको वहां पे ले चलते हैं। औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-06 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है, और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं